हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, क्या आपने कभी सुना है कि अगर किसी लड़के की शादी 18 साल से कम उम्र में यानी नाबालिग उम्र में हो जाती है, वो जुनाइल है, और इसके बाद फिर उसकी वाइफ से डिस्प्यूट हो जाता है और वाइफ की डेथ हो जाती है, तो फिर ससुराल वालों ने डाउरी डेथ का मुकदमा लगा दिया हो, दहेज की मांग को लेकर क्रूरता किए जाने का मुकदमा लगा दिया हो, और पति का मुकदमा जुनाइल कोर्ट में चला गया हो और बाकी सारे ससुराल वालों को सजा हो गई हो। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं कुछ इसी तरीके के केस के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी 21 अक्टूबर 2021 को एक जजमेंट दिया था जिसके फैक्ट इसी तरीके के थे। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस केस में ट्रायल कोर्ट ने सजा कर दी थी और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सबको एक्विटल कर दिया, और हस्बैंड का केस अभी भी पेंडिंग है। तो मैं जो बता रहा था कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह है ससुराल वालों की तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुए हाई कोर्ट के समक्ष, उनकी बहस, जो पॉइंट्स उन्होंने आर्गुमेंट में रेज किए कोर्ट के सामने, वो रियली उनको अप्रिसिएट करना चाहिए। तो साथियों, केस के फैक्ट क्या थे और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष किस तरीके की बहस की गई और फाइनली क्या जजमेंट पारित किया गया, इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में बातचीत करने जा रहा हूं। तो जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पुत्री के ससुराल वाले के ऊपर यह आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि शादी के कुछ दिनों बाद से मेरी पुत्री को डाउरी की डिमांड को लेकर के टॉर्चर और हरिस करने लगे। दहेज के रूप में एक भैंस, 50,000 रुपीज नगद और ज्वेलरी की डिमांड करते थे, और जब ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो ससुराल वालों ने मेरी पुत्री को मारकर उसकी लाश को छिपा दिया। कुछ लोगों के द्वारा फ़ोन करके मुझे ये सूचना दी गई, तब मैं मौके पर पहुंचा और फिर मैंने लाश की तलाश की तो गांव से काफ़ी दूर नहर के किनारे खेत पे 5 फीट नीचे ज़मीन के नीचे मेरी पुत्री की लाश मिली। यह इस तरीके की तहरीर लिखते हुए, यह आरोप लगाते हुए एक एफआईआर सेक्शन 498A, 304B और 201 आईपीसी और 3/4 डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट में यह एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट आती है और ट्रायल चलता है। ड्यूरिंग द ट्रायल एक एक करके सारे विटनेसेस एग्जामिन किए जाते हैं, और सारे विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद सभी लोगों को कन्विक्शन कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के द्वारा। याद रहे कि हस्बैंड का कन्विक्शन नहीं होता, क्योंकि हस्बैंड जुनाइल डिक्लेयर कर दिया गया था और हस्बैंड का केस जुनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेंडिंग था। बाकी लोगों को कन्विक्शन कर दिया जाता है, जिसमें से सास, ससुर, जेठानी और नंद, ये लोग थे। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के कन्विक्शन जजमेंट के खिलाफ ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल की जाती है। क्रिमिनल अपील नंबर 5444/2018 रुमाली एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस नाम से ये केस था। और ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष इस क्रिमिनल अपील में जो महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं, सबसे पहली बात जो डिफेंस काउंसिल के द्वारा आर्गुमेंट में कही जाती है कि एफआईआर में शादी की डेट का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह डेथ शादी के 7 साल के अंदर हुई है, यह प्रूव करने में प्रोसिक्यूशन असफल रहा है। क्योंकि 304B डाउरी डेथ के लिए जरूरी है कि शादी के 7 साल के अंदर डेथ होनी चाहिए। डाउरी डेथ के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी और वीडियो में बात करेंगे। हालांकि मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था डाउरी डेथ पे, मैं उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो यह आर्गुमेंट किया जाता है कि देयर इज नो डेट ऑफ मैरिज मेंशन इन द एफआईआर। दूसरा आर्गुमेंट यह किया जाता है कि 304B के लिए जरूरी है कि सून बिफोर डेथ, मृत्यु के ठीक पहले डाउरी की डिमांड को लेकर के टॉर्चर और हैरेस किया गया हो। इस संबंध में कोई एविडेंस ट्रायल कोर्ट के समक्ष नहीं आई, एविडेंस बिल्कुल साइलेंट है। और जहां पर इस संबंध में एविडेंस ना आई हो कि सून बिफोर डेथ डाउरी की डिमांड को लेकर के फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया गया, वहां पे सेक्शन 113B एविडेंस एक्ट का जो प्रजम्पशन है उसको नहीं प्रिज्यूम किया जा सकता, नहीं माना जा सकता। तीसरी बात कही जाती है, जो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात आती है डिफेंस काउंसिल के द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष, कि जो डेड बॉडी रिकवर हुई उस महिला की,
वो जगह उसके मायके से करीब है, ससुराल से बहुत दूर है, लिहाजा उसका मर्डर ससुराल वालों ने नहीं बल्कि उस महिला का मर्डर उसके मायके वालों ने किया। और मर्डर करने के बाद उसकी लाश को गांव के पास में खेतों में जाकर के मिट्टी के नीचे दबा दिया। डिफेंस काउंसिल के द्वारा कहा गया कि इस बात की कोई एविडेंस नहीं आई, लिंक नहीं कर रहा मामला कि वह लाश फला जगह पर जमीन के नीचे दबी हुई है। यह बात लड़की के मायके वालों को पता कैसे चली, कैसे ठीक उसी जगह पे पहुंच गए और खोदा। हालांकि यह एविडेंस आई थी कि उस महिला की स्लीपर्स वहां पे पाई गई जहां पे उसकी लाश मिली मिट्टी में, लेकिन वो स्लीपर्स प्रोड्यूस नहीं की गई। जिन लोगों ने फ़ोन करके मायके वालों को बताया उन लोगों को कोर्ट में एज ए विटनेस प्रोड्यूस नहीं किया गया। तो सर्कमस्टांसेस को लिंक करने के लिए जो चेन बननी चाहिए वो चेन नहीं बनी। तो यह बात कही गई कि मायके वालों के द्वारा ही उस महिला का मर्डर किया गया, क्योंकि महिला को के कैरेक्टर पर एलिगेशन था, उसका चरित्र सही नहीं था, इसलिए उसके मायके वालों ने स्वयं ही उसका मर्डर कर दिया और ससुराल वालों के ऊपर झूठा आरोप लगा करके उनको फंसा दिया। इसलिए जो फैक्टम ऑफ डेथ है वो वादी की यानी लड़की के पिता की नॉलेज में था। हाँ दोस्तों, फैक्टम ऑफ डेथ वादी के पिता के नॉलेज में था, इसलिए जो कन्विक्शन किया गया ट्रायल कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के द्वारा, वह कानून के प्रोविजंस के अगेंस्ट किया गया। और यह कहते हुए कहा जाता है कि कन्विक्शन के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया जाए। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया जाता है। यह भी आर्गुमेंट में कहा जाता है कि हस्बैंड का केस अभी भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेंडिंग है। तो ये जो पूरा कन्विक्शन का जजमेंट था, जिसमें सास, ससुर, नंद, जेठानी इनको सजा कर दी गई थी, दहेज की मांग को लेकर के क्रूरता किए जाने और दहेज हत्या 498A और 304B और सबूतों को मिटाने 201 IPC, इन तीनों मामले में जो सजा की गई थी उस जजमेंट को फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा सेट असाइड कर दिया जाता दोस्तों, ख़त्म कर दिया जाता है। तो फिर से एक केस में 498A और 304B और 201 IPC में ससुराल वालों को दोष मुक्त कर दिया गया। यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।